दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई अपराधियों के नाम दर्ज हैं। इनमें से कुछ अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी चतुराई के लिए। लेकिन योशिए शिरातोरी एक अलग ही पर्सनैलिटी था। उसकी अनोखी खूबियों के चलते उसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार होने वाली जेल को तोड़ दिया और पलक झपकते ही फरार हो गया। वो भी एक नहीं, कई बार। उसके भागने की कला कुछ यूं थी कि जितनी बार उसे पकड़ा गया, हर बार सलाखों की सुरक्षा और उस पर सख्ती बढ़ा दी गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब 24 घंटे वो बेड़ियों में जकड़ा रहता। शिरातोरी की कहानी है तो बड़ी दिलचस्प, और इसकी शुरुआत होती है जापान के ओमोरी शहर से। ये जापान के सबसे प्रसिद्ध प्रांतों में से एक है, जहां 31 जुलाई 1907 को योशिए शिरातोरी का जन्म हुआ था। शिरातोरी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहां पैसों की तंगी के चलते अक्सर ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। हालांकि जब तक पिता का साया रहा, परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब शिरातोरी के पिता का देहांत हो गया, और यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी शिरातोरी के नन्हे कंधों पर आ गई। उस वक्त उसकी उम्र रही होगी कुछ 12 से 13 साल की। उसने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, और छोटी मोटी दुकानों पर काम करने लगा। वो सबसे पहले एक टोफू की दुकान पर पहुंचा, जहां लकीली उसे काम मिल गया। कई महीनों तक शिरातोरी ने यहां काम किया, लेकिन जब लगा कि पैसे बहुत कम हैं तो उसने ये काम छोड़ दिया और फिर रूस के लिए केकड़े सप्लाई करने के काम में मछुआरों के साथ हो लिया। ऐसे ही कई दूसरे काम भी किए, लेकिन ये काम उसे उतने पैसे नहीं दिला पा रहे थे जितने उसे चाहिए थे, और इसके लिए उसने तलाश किया शॉर्टकट, मतलब क्राइम का रास्ता। और अब वो लूटपाट, छीना झपटी, डराना धमकाना, ऐसे काम करके लोगों से पैसे ऐंठने लगा। इसी तरह उसकी जिंदगी मजे में चलती रही। अब ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खुशियों की। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। दोनों के बीच प्यार होता है और फिर शादी। कुछ समय बाद इस छोटे से परिवार को पूरा करती है एक बेटी, जिसके जन्म के साथ ही शिरातोरी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि ट्विस्ट तो अभी शुरू होने वाला था। दरअसल 1933 में जापान की पुलिस एक लूटपाट और फिर किलिंग के जुर्म में आरोपी की तलाश कर रही थी। इत्तेफाक से उनके हाथ शिरातोरी लग जाता है, जो उस वक्त जापान के जाने माने मुजरिमों में शुमार था। इसलिए पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। हालांकि शिरातोरी ने लूटपाट की बात तो कबूल कर ली, लेकिन इस बात से मुकरता रहा कि उसने किसी की जान ली है। पर पुलिस का शक उसके ऊपर ही था, इसलिए पूछताछ का रुख और सख्त किया गया। और एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस वालों के टॉर्चर से तंग आकर शिरातोरी ने उस व्यक्ति की जान लेने का जुर्म भी कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट में उसका मुकदमा चलता रहा और उसे ओमोरी की जेल में भेज दिया गया। इधर कोर्ट में वकील शिरातोरी के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे थे, और उधर जेल में शिरातोरी कुछ अलग ही रचने में लगा हुआ था। वो जेल में बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग था। ना तो ज्यादा किसी से बोलता और ना ही कोई हलचल करता। ये जापान की सबसे सख्त जेलों में से एक है, जहां सुबह से लेकर शाम तक कैदियों के लिए तमाम नियम बनाए गए हैं। सुबह जल्दी उठना, समय से नाश्ता करना, काम करना और फिर अपनी अपनी सेल में जाकर जल्दी सो जाना। ये रूल यहाँ के हर कैदी को मानने पड़ते थे, और शिरातोरी भी हर नियम का पालन कर रहा था, पर सिर्फ दिखावे के लिए। दरअसल जेल में शिरातोरी के साथ गार्ड्स द्वारा बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। उसे बुरी तरह से पीटा जाता, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती और ह्यूमिलेट किया जाता। ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ शिरातोरी के साथ ही हो रहा था, बल्कि उस समय जापान की इक्का दुक्का जेलों को छोड़कर बाकी सभी में कैदियों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार ही होता था। ऊपर से शिरातोरी के केस में तो कोर्ट में वकील लगातार उसके लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे थे, वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। इसलिए उसने जेल से भागने का फैसला किया और महीनों पहले से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले तो ये नोटिस किया कि गार्ड्स की पेट्रोलिंग के बीच में कितने टाइम का गैप है, और कुछ दिनों के बाद ही उसे समझ आ गया कि 2 गार्ड्स की पेट्रोलिंग के बीच में 15-15 मिनट का गैप है। मतलब साफ था उसे इन्हीं 15 मिनट के अंदर अपनी सेल से निकलकर भागना होगा। पर यह जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि उसे अपनी सेल के अलावा भी 6 और दरवाजे खोलने थे, वो भी इन्हीं 15 मिनटों में। एक आम कैदी के नजरिए से देखें तो ये काम नामुमकिन सा है, लेकिन शिरातोरी के नजरिए से बेहद आसान, क्योंकि यहाँ वो अपनी पहली काबिलियत का इस्तेमाल करता है, जो थी ताला तोड़ने की कला। उसके पास ये हुनर था कि अगर एक पतला सा तार भी उसके पास हो तो वो मजबूत से मजबूत ताले को भी तोड़ सकता था।
इसलिए अब वो इसी तार की तलाश में जुट गया और जल्द ही इसकी जुगाड़ भी हो गई। दरअसल शिरातोरी को हर रोज नहाने के लिए एक बाल्टी पानी दिया जाता था जो ऊपर से एक लोहे के तार से बंधी होती थी। एक दिन शिरातोरी ने क्या किया कि इसी तार को जुगाड़ से निकाल लिया और एक सुबह लगभग 5:30 बजे जब एक गार्ड पहरा देकर निकला तो अपने तकिए को चादर के नीचे इस तरह से सेट किया कि देखने पर लगे जैसे अंदर कोई सोया हुआ है, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर ना सिर्फ सभी 6 दरवाजों को खोला बल्कि उन्हें वापस बंद भी किया ताकि किसी को शक ना हो, और जेल से फरार हो गया। इसके ठीक 15 मिनट बाद जब दूसरा गार्ड पहरा देने के लिए आया और शिरातोरी की सेल के अंदर झांका तो देखा कि वो अभी तक सो रहा है, पर यह नियमों के खिलाफ था। इसलिए गार्ड गुस्से से तिलमिलाता हुआ सेल के अंदर गया और चादर खींच दी, लेकिन अंदर का नज़ारा देखते ही गार्ड के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि चादर के नीचे सिर्फ तकिया था। शिरातोरी तो वहां था ही नहीं। गार्ड तुरंत चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा और पूरे जेल परिसर में यह हल्ला मच गया कि शिरातोरी जेल तोड़कर फरार हो चुका है। सायरन बजे और सभी गार्ड्स उसे ढूंढने में लग गए। जेल के आसपास का पूरा इलाका छान मारा गया, लेकिन शिरातोरी हाथ नहीं लगा। ये उसकी लाइफ का पहला जेल ब्रेक था जिसमें वो कामयाब हो चुका था, पर अफसोस कि उसकी ये कामयाबी सिर्फ 3 दिनों तक ही चली। दरअसल ओमोरी पुलिस उसे पूरे शहर में तलाश रही थी। जगह जगह नाकाबंदी की गई और सैकड़ों पुलिस वाले उसे ढूंढने लगे। उधर शिरातोरी के पास ना तो रहने का ठिकाना था और ना ही पैसे। इधर उधर भटकने के बाद वो एक हॉस्पिटल में घुसा और चोरी करने लगा, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। इस तरह जेल तोड़कर भागने के सिर्फ 3 दिन बाद ही शिरातोरी एक बार फिर ओमोरी पुलिस के हाथ लग गया, और उसकी ये गलती उस पर और ज्यादा भारी पड़ गई क्योंकि कोर्ट ने अब उसके खिलाफ लूटपाट, किलिंग के साथ साथ जेल तोड़कर भागने के भी चार्ज लगाए और उम्र कैद की सजा सुना दी। उसे एक बार फिर ओमोरी जेल में ही डाला गया, लेकिन पहले से ज्यादा सख्त निगरानी और सबसे सिक्योर सेल में, जहां शिरातोरी ने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे। और इसी बीच आ गया साल 1939, यानी दूसरे विश्व युद्ध का समय, जब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। अमेरिका, सोवियत यूनियन के अलावा जापान भी इस युद्ध में हिस्सेदार था। इसलिए कई बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना पड़ता था। यही शिरातोरी के साथ भी हुआ। उसे ओमोरी जेल से निकालकर अकिता जेल में डाल दिया गया, और अकिता ओमोरी के मुकाबले ज्यादा सख्त थी। ऊपर से जब अकिता के सीनियर गार्ड को पता चला कि शिरातोरी पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका है तो वो उसके लिए और होशियार हो गया। शिरातोरी की सेल को स्पेशली डिजाइन करवाया गया। इसका साइज इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता था। उस सेल की जो दीवारें थीं उन्हें कॉपर यानी तांबे से बनवाया गया था और वो बहुत ज्यादा चिकनी थी। इतना ही नहीं, उस सेल की छत दूसरी सेल्स के मुकाबले 2 गुनी ऊंची थी। इसके दरवाजे को भी जालियों वाला नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में रखा गया, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा था जो गार्ड को अंदर नजर रखने में हेल्प करता था। पूरे कमरे में सिर्फ खिड़की थी, वो भी छत की सीलिंग पर, ताकि हवा और धूप आ सके। लेकिन ये सख्ती तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे गार्ड्स को उसके जेल ब्रेक कारनामे के बारे में पता चला वैसे वैसे वो उनकी नफरत का शिकार होता गया। अकिता जेल में कोई गार्ड ऐसा नहीं था जो शिरातोरी से लगाव रखता हो। सब उससे खुन्नस खाते और टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे हर रोज मारा पीटा जाता और बाकी कैदियों के मुकाबले ज्यादा काम करवाया जाता। इतना ही नहीं, सर्दी हो या बारिश, हर मौसम में उसे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जाता। ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं दिए जाते। हालांकि जेल का जो हेड गार्ड था, जिसका नाम कोबायाशी था, वो काफी रहमदिल था। जब जब बाकी गार्ड शिरातोरी को सताते, हेड गार्ड उन्हें रोक देता। वो कभी शिरातोरी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था, बल्कि उसके साथ सहानुभूति जताता। लेकिन कोबायाशी की गैर हाजिरी में बाकी गार्ड अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते थे। यूं ही वक्त गुजरता रहा। शिरातोरी हर टॉर्चर को सहता रहा। लेकिन फिर तारीख आई 15 जून 1942 की। रात का समय था और एक गार्ड पहरा दे रहा था। उसने शिरातोरी की सेल के बाहर लगे दरवाजे के मिनी डोर को खोलकर अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि शिरातोरी एक बार फिर सेल से गायब था। उसने तुरंत बाकी गार्ड्स को बुलाया और सेल के अंदर का नजारा जब देखा तो वो और भी हक्का बक्का कर देने वाला था। सेल की एकमात्र खिड़की जो सीलिंग पर लगी थी वो गायब थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है, और जल्द ही सबको शिरातोरी की प्लानिंग भी समझ आ गई। दरअसल जब वो इस सेल में आया था उसने तभी यहां से भागने का इरादा कर लिया था।
बची कुची कसर गार्ड्स के टॉर्चर और घुटन भरी कैद ने पूरी कर दी और उसने भागने का इरादा और भी मजबूत कर लिया, जिसके लिए अब वो अपनी दूसरी खूबी को काम में लेने वाला था। और ये कला थी चिकनी से चिकनी दीवार पर छिपकली की तरह आसानी से चरेज जाने की कला। वो सबसे पहले तो एक मेटल के तार का इंतजाम करता है और जैसे ही गार्ड अपना राउंड खत्म करता वो उसी तार से हथकड़ी खोल लेता। इसके बाद वो कुछ दिनों तक लगातार दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता है और कुछ ही दिनों में इस दीवार पर भी पकड़ बना लेता है और सीधा सीलिंग पर लगी खिड़की तक पहुंचता है। उसने देखा कि खिड़की जो ऊपर लगी है वो वैसे तो मेटल की है, लेकिन उसका जो फ्रेम है वो लकड़ी का है। मतलब साफ था, अगर फ्रेम को ही निकाल दिया जाए तो भागना आसान हो जाएगा। इसलिए वो रोज रात को खिड़की के पास पहुंचता और उस फ्रेम को हिलाने की कोशिश करता और फिर वापस आकर हथकड़ी पहनकर अपनी जगह बैठ जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिलसिला कई महीनों तक चला और लगातार की गई कोशिश आखिरकार रंग लाई। एक दिन वो खिड़की अपनी जगह से हिल गई। अब उसे आसानी से हटाया जा सकता था। शिरातोरी के पास मौका था, लेकिन फिर भी वो भागा नहीं, बल्कि सही मौके की तलाश करने लगा। उसे पता था कि जल्दबाजी की तो पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि प्रिजन मैनेजमेंट हर वक्त अलर्ट रहता है। ऐसे में हल्की सी भी आहट हुई तो उसकी शामत आ सकती है। इसलिए वो सही वक्त का इंतजार करने लगा और ये सही वक्त उसे मिला 15 जून 1942 को, जब मूसलाधार बारिश के साथ तेज तूफान आ रहा था। झमाझम बारिश के बीच जैसे ही गार्ड की नज़र शिरातोरी से हटी, उसने पहले तो अपनी हथकड़ी खोली और दीवार पर रेंगता हुआ खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की को हटाया और फिर छत से होते हुए गायब हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि उसके भागने की आवाज़ भी किसी के कानों तक नहीं पहुंची और वो बड़ी आसानी से भाग निकला। अब उसकी इच्छा थी कि यहां से वो सीधा घर जाए, अपने बीवी बच्चों से मिले और कुछ दिन उनके साथ आराम से रहे। पर उसे पता था कि ये करना खतरनाक होगा, क्योंकि पुलिस उसे चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही होगी और उसके घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात होगा। ऐसे में वहां जाना रिस्की था। इसलिए कुछ दिनों तक वो अकिता शहर में ही इधर उधर भटकने लगा। जहां पुलिस की गाड़ियां दिखती वो वहां से फरार हो जाता। दूसरी तरफ अकिता जेल के ज्यादातर गार्ड्स उसे ढूंढने में लगे हुए थे। जेल का हेड गार्ड कोबायाशी, जो उसके लिए रहमदिल था, वो भी शिरातोरी की इस हरकत से निराश होकर जेल के सारे घोड़े खोल देता है। वहीं जापान की पुलिस भी शहर भर में उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। कई हफ्तों तक ये तलाश चली, लेकिन शिरातोरी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। यूं ही 3 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेल का हेड गार्ड कोबायाशी अपने घर में आराम कर रहा था। रात का समय था, आसपास लोग भी सो चुके थे। अचानक से कोबायाशी के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो हैरान था कि इस वक्त कौन आया होगा। कोबायाशी बड़ी सावधानी से दरवाजा खोलता है और जो सामने खड़ा था उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं, शिरातोरी ही था। उसकी हालत बहुत खराब थी। देखकर लग रहा था जैसे कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। कोबायाशी ने उसे अंदर लिया, बिठाया और सबसे पहले भरपेट खाना खिलाया। जब शिरातोरी बात करने की हालत में हुआ तब कोबायाशी ने पूछा कि जब तुम जेल से भाग गए थे तो फिर आज अचानक यहां वापस क्यों लौट आए और मेरे पास ही क्यों आए? इस पर शिरातोरी ने कहा वो कभी जेल से फरार नहीं होना चाहता था, लेकिन जेल के अंदर गार्ड्स कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक करते हैं और उसे तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। इसी वजह से वो जेल तोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। इसके बाद वो कहता है कि वहां सिर्फ तुम ही थे जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, इसलिए मैं यहां आया और अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कोबायाशी ने पूछा किस तरह की मदद? इस पर शिरातोरी ने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, उसे अब और नहीं भटकना। लेकिन सरेंडर वो पुलिस के सामने नहीं करेगा, बल्कि जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने करेगा, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहता है कि जापान की जेलों के अंदर कैदियों के साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार होता है। ये सुनकर कोबायाशी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, मगर वो अपना वादा निभाता नहीं है और जैसे ही शिरातोरी बाथरूम में जाता है कोबायाशी पुलिस डिपार्टमेंट को फोन कर उन्हें शिरातोरी की जानकारी दे देता है। थोड़ी ही देर में कोबायाशी के घर जापान की पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और शिरातोरी को अरेस्ट कर लेती है। शिरातोरी को उम्मीद नहीं थी कि कोबायाशी उसके साथ ये करेगा। इस धोखे ने उसे हिलाकर रख दिया था, इसलिए वो तय करता है कि आज के बाद कभी किसी पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है, जहां उसके ऊपर एक और जेल ब्रेक का मुकदमा चलाया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा में 3 साल और बढ़ा दिए जाते हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान शिरातोरी अपनी गलती कबूल करता है
और कहता है कि वो दोबारा जेल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उसे अकिता जेल में नहीं जाना, बल्कि वो टोक्यो की किसी जेल में जाना चाहता है। दरअसल उस वक्त जापान में टोक्यो की जेलों की हालत काफ़ी बेहतर थी और वहाँ का मौसम भी गर्म था। इसके अलावा वहाँ कैदियों के साथ भी अच्छा व्यवहार होता था। हालांकि शिरातोरी की जेल ब्रेक हिस्ट्री को देखते हुए अदालत ने उसकी इस अपील को ठुकरा दिया और उसे टोक्यो की बजाय अब्बाशिरी जेल में भेज दिया। अब्बाशिरी जापान के होक्काइडो में सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और इसे जापान की मोस्ट अनब्रेकेबल जेल्स में से एक माना जाता है। इस जेल का इतिहास था कि एक भी कैदी यहां से भाग नहीं पाया और जिसने ऐसी कोशिश की उसे देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स थे। हालांकि सभी दरवाजों को पार करके गार्ड्स की नज़र से बचकर कोई कैदी यहां से भाग भी गया तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जेल के आसपास दूर दूर तक सिवाय बर्फ की मोटी चादर के और कुछ नहीं था। यहाँ लगभग साल भर बर्फबारी होती थी। यहाँ तक कि गर्मियों में भी टेम्परेचर -0 डिग्री के इर्द गिर्द घूमता था। आसपास के जंगलों में खूंखार जानवर रहते थे। इस तरह कड़कती ठंड और जंगली जानवरों से बचना भी नामुमकिन था। इसलिए कैदी खुद ही यहाँ से भागने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल देते थे। जेल सुरक्षा के चलते यहाँ जापान के सबसे खतरनाक और कुख्यात कैदियों को रखा जाता था, जिनमें एक नाम अब शिरातोरी का भी जुड़ चुका था। जैसे ही शिरातोरी के आने की खबर जेल अथॉरिटीज को लगी, उन्होंने उसके लिए एक खास सेल बनाया। उसे इतना मजबूत रखा गया कि शिरातोरी चाहकर भी तोड़ ना पाए। वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की रखी गई, लेकिन उसका साइज इतना छोटा था कि कोई भी इंसान उसमें घुस ही ना पाए। ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि शिरातोरी अगर खिड़की का फ्रेम हटा भी ले फिर भी वहां से ना निकल पाए। इस सिक्योरिटी के बीच शिरातोरी को वहां लाया जाता है, लेकिन गार्ड्स का उसके साथ बर्ताव यहां भी बहुत बुरा था। वो अपनी खुन्नस शिरातोरी के ऊपर निकालते थे। उसे यहां भी बेरहमी से पीटा जाने लगा। जिसे मौका मिलता वो न सिर्फ शिरातोरी को पीटता बल्कि भद्दी गालियां देता। गार्ड्स उसे चैलेंज करते थे कि अब वो यहां से भाग कर दिखाए। कहते हैं कि एक दिन तो उसे 2 गार्ड्स ने मिलकर इतना मारा कि उसका शरीर सूज गया। वो दोनों उसे बार बार ये कहकर चिढ़ा रहे थे कि यहां से वो कभी नहीं भाग पाएगा। तब गुस्से में शिरातोरी ने अपने हाथ में बंधी हथकड़ी को तोड़ दिया और उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वो यहां से भी भाग जाएगा। शिरातोरी के इतनी आसानी से हथकड़ी तोड़ने पर उनकी तो हवाइयां ही उड़ गईं और उन्हें शिरातोरी की तीसरी काबिलियत के बारे में पता चला, और वो थी उसकी ह्यूमन पावर, जिसका नमूना वो मजबूत हथकड़ी को बिना चाबी या हथियार 1 सेकंड में तोड़कर दे चुका था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस तरह की हथकड़ियों में शिरातोरी को कैद रखना इम्पॉसिबल है। उसे कैद करना है तो हथकड़ियां भी मजबूत बनानी होंगी। इसलिए शिरातोरी के लिए एक मजबूत हथकड़ी और बेड़ियों का इंतजाम किया गया। इनकी खास बात यह थी कि ये दोनों ही 20-20 किलो की थीं। साथ ही इनमें चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी। इस तरह इन्हें तोड़ पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल था। हालांकि इन हथकड़ियों को पहनाने के बाद भी हेड गार्ड को तसल्ली नहीं हुई और उसे बेड़ियां पहना दी गईं। अब उसे 24 घंटे लोहे से बनी 20 किलो की बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। यहां तक कि खाना खाने के लिए या सोने के लिए भी इन्हें खोला नहीं जाता, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा। उसे ऐसे खाना खाना पड़ता जैसे जानवर खा रहे हों। रात को नींद नहीं आती, पर फिर भी वो ये सब झेलता रहा, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते में एक बार ही सही, पर उसे इन बेड़ियों से राहत मिलती। वो भी तब जब नहाने धोने और कपड़े बदलने की बारी आती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन बेड़ियों और हथकड़ियों को खोलने के लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर बुलाए जाते थे। 2 लोग, वो भी एक्सपर्ट होने के बावजूद इन्हें खोलने में पूरे 2 घंटे का समय लेते थे। यूं ही कई महीने गुजर गए और अब तारीख आई 26 अगस्त 1944 की, यानी वो समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था, स्पेशली जापान में। ये वो दिन था जब ब्लैकआउट घोषित किया गया था। ये तब घोषित किया जाता है जब दुश्मन के प्लेन्स रात में अटैक करें। ब्लैकआउट के दौरान पूरे देश की लाइट ऑफ कर दी जाती थी। सभी लोगों को अपने अपने घर के खिड़की दरवाजों को कपड़ों से ढकना होता था और बिल्कुल भी रोशनी नहीं करनी होती थी, ताकि अगर दुश्मन का प्लेन अटैक करने के लिए आए तो उसे सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखे और वार करने के लिए टारगेट मिले ही ना। अब वैसे तो इस दौरान बाहर निकलना खतरनाक होता है, लेकिन शिरातोरी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उस रात जब एक गार्ड राउंड पर था, तब उसने छत पर किसी के कदमों की आहट महसूस की। वो तुरंत भागते हुए छत पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे शिरातोरी का ख्याल आया और जब उसने सेल के अंदर झांक कर देखा
तो वो दंग रह गया, क्योंकि 20-20 किलो की वो हथकड़ी और बेड़ियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं और शिरातोरी कहीं नहीं था। मतलब तीसरी बार भी वो जेल से फरार हो चुका था। पर सोचने वाली बात थी कि ये चमत्कार उसने किया कैसे। तो जवाब ये है कि हर बार की तरह उसने इस जेल ब्रेक की तैयारी भी महीनों पहले ही शुरू कर दी थी। जब उसने उन 2 गार्ड्स को यहां से भागने का चैलेंज दिया, तभी ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो यहां से भागकर ही दम लेगा। इसके लिए उसने बड़ा शातिर तरीका अपनाया। उसे पता था कि इतनी मजबूत हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं है। पहले इन्हें कमजोर करना होगा। इसके लिए उसने एक बड़ा ही उम्दा तरीका अपनाया। दरअसल रोज खाने के साथ साथ उसे मिसो सूप दिया जाता था, वो भी एक पूरा कटोरा यानी बाउल भरकर। वो क्या करता कि जैसे ही सबकी नज़र उस पर से हटती, वो सूप को मुंह में भरता और थोड़ा सा अपनी बेड़ियों की कड़ी और जॉइंट पर छिड़कता, थोड़ा सेल में लगे दरवाजे की लोहे की खिड़की के जॉइंट पर। ये वही खिड़की थी जहां से गार्ड उस पर नजर रखते थे। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद बहुत साफ था, उन जॉइंट्स को कमजोर करना ताकि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सके। दरअसल मिसो सूप में नमक बाकी सूप के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है और नमक की वजह से लोहे की हथकड़ी और दरवाजे के मेटल फ्रेम में जंग लग जाती, और यही शिरातोरी चाहता था। लगातार 6 महीने तक ऐसा करने का नतीजा ये हुआ कि खिड़की के सभी नट बोल्ट में जंग लग गई। उसके शरीर से बंधी बेड़ियां भी लोहे और नमक के रिएक्शन से जंग से घिर गईं। और फिर आई 26 अगस्त 1944 की रात, जब उसने पूरे जापान में अंधेरा होने का फायदा उठाया और सबसे पहले तो जंग लगी अपनी बेड़ियों को पूरी ताकत लगाकर तोड़ दिया। इसके बाद उस खिड़की को भी खोल लिया। लेकिन इसके बाद भी उसका निकलना आसान नहीं था, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, जेल मैनेजमेंट ने खिड़की का साइज इतना छोटा बनवाया था कि उसमें से किसी भी इंसान का निकलना पॉसिबल ही नहीं था। और शिरातोरी का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खिड़की उसके साइज से कई गुना छोटी थी। पर अथॉरिटीज यहां भी मात खा गईं, क्योंकि अभी तक उन्हें शिरातोरी की चौथी और सबसे शॉकिंग काबिलियत के बारे में पता ही नहीं था। ये कला थी हड्डियों को डिसलोकेट कर किसी भी साइज में फिट होने की कला। मतलब वो अपनी बॉडी को छोटा बना सकता था। वो बॉडी के जॉइंट्स की हड्डियों को आसानी से डिसलोकेट कर सकता था। अब उसने किया ये कि सबसे पहले तो अंडरवियर को छोड़कर बाकी सभी कपड़ों को उतार दिया और फिर दोनों कंधों को डिसलोकेट किया और उसी खिड़की से आसानी से बाहर निकल गया। वो सीधा छत पर पहुंचा और वॉर टाइम ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अब्बाशिरी जेल तोड़कर भाग गया। वो जापान के इतिहास का पहला कैदी था जिसने अब्बाशिरी जेल को ब्रेक किया था। इसलिए ये खबर न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन गई। हालांकि वॉरजोन की वजह से इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिला, लेकिन लोगों के कानों तक शिरातोरी नाम जरूर पहुंच चुका था। इधर अब्बाशिरी जेल में हड़कंप मच गया। जैसे ही उन्हें शिरातोरी के फरार होने की खबर मिली, सभी हड़बड़ा गए। मैनेजमेंट ने रात को ही गार्ड्स को जेल के आसपास उसे ढूंढने के लिए कहा। हालांकि ब्लैकआउट की वजह से जेल से बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, और कहीं ना कहीं शिरातोरी भी इस बात को जानता था कि वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से कम उस रात गार्ड उसे ढूंढने के लिए जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह उसे पूरी एक रात मिली यहां से भागने के लिए, और ऐसा ही हुआ भी। अगली सुबह तक गार्ड्स हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और शिरातोरी उन्हें चकमा देकर गायब हो गया। अगली सुबह उसकी खोजबीन शुरू हुई और जेल के लगभग सभी गार्ड्स को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया गया। जेल से दूर जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के इस ढेर में शिरातोरी का होना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक और आगे जाकर तलाश हुई, पर वो कहीं था ही नहीं। तब गार्ड्स को पहली बार खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शिरातोरी भले ही इन खतरनाक जानवरों से बच जाए, लेकिन ये कपा देने वाली ठंड उसे नहीं छोड़ेगी। हालांकि फिर भी कई महीनों तक उसे ढूंढा गया, और जब वो नहीं मिला तो अब्बाशिरी जेल प्रशासन ने मान लिया कि शिरातोरी अब मर चुका है। उसे या तो किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया होगा या फिर इस ठंड ने उसे मार दिया। इस तरह यह तलाश ठंडी पड़ गई, और अब अगस्त 1945 का समय आ चुका था, यानी वो दौर जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बमों से हमला किया, जिस वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका के हाथ में इस देश का कंट्रोल आ गया। इस वजह से शिरातोरी के केस को भुला दिया गया, क्योंकि अब चर्चा अमेरिकी कंट्रोल की थी और फोकस दूसरी चीजों पर। यूं ही एक साल और गुजर गया और अब 1946 भी आ गया। इस साल जापान की पुलिस सपोरो नाम की जगह से एक आदमी को अरेस्ट करती है। इस आदमी की जब पहचान हुई
तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि शिरातोरी ही है। वहीं शिरातोरी, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, वो एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, वो भी एक व्यक्ति की जान लेने के जुर्म में। पर सवाल ये था कि इतने लंबे समय तक वो रहा कहाँ और अब बाशिरी की ठंड से बचा कैसे। तब शिरातोरी ने एक शॉकिंग कहानी सुनाई। उसने बताया कि उस रात जब वो जेल से भागा तो उसे बर्फ की पहाड़ियों के बीच एक गुफा नजर आई जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। उसने इसी गुफा को अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वो लकड़ियों को जलाता और पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार कर उन्हें खा जाता। इसी तरह दुनिया से दूर उसने पूरे 2 साल का वक्त गुजार दिया, लेकिन अब उसे बाहर आने की तलब लग रही थी। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था तो उसे लगा कि अब पुलिस ने भी उसकी तलाश बंद कर दी होगी। इसलिए वो छुपते छुपाते बाहर आया और बाहर का नज़ारा देख उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि जापानी लोगों के साथ अब इंग्लिश लोग भी घूम रहे हैं। साइन बोर्ड्स पर जापानीज के अलावा इंग्लिश भी लिखी हुई है। जापानीज लड़कियां अमेरिकी लड़कों के साथ घूम रही हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तब उसने न्यूज़पेपर्स को खंगाला और तब जाकर उसे पता चला कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था और जापान के सरेंडर के बाद उसका कंट्रोल अमेरिका के हाथों में चला गया है। इसलिए पूरे जापान में अमेरिकन्स अच्छी खासी संख्या में नजर आ रहे हैं। जो भी हुआ हो, ये न्यूज़ शिरातोरी को अपने फायदे की लगी, क्योंकि इतना सब होने के बाद अब उसे तो सब भूल ही गए होंगे। ऐसे में वो आराम से अपनी लाइफ जी सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि यहाँ से वो सीधा अपनी फैमिली के पास पहुंचेगा। लेकिन उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पैदल 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो सपोरो पहुंच गया। इस बीच उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सापोरो पहुंचते ही उसने एक गलती कर दी, जिस वजह से वो एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। असल में सपोरो पहुंचते ही शिरातोरी को बहुत जोर से भूख लगी। उसकी नज़र एक खेत पर पड़ती है जो टमाटरों से भरा हुआ था। शिरातोरी ने देखा कि वहां कोई नहीं है, इसलिए वो खेत में घुस गया और टमाटर खाने लगा। पर इतने में वहां खेत का किसान आ गया। उसने शिरातोरी के ऊपर अपनी कुदाल से हमला किया। शिरातोरी ने अपना बचाव किया और इस हाथापाई में कुदाल उल्टा किसान को ही जा लगी, जिस वजह से मौके पर ही उसकी जान चली गई। किसान के चीखने पर वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और शिरातोरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह अपने इस जेल ब्रेक के बाद एक बार फिर शिरातोरी पुलिस के कब्जे में था। उसे सापोरो की जिला अदालत में पेश किया जाता है, जहां पुराने मुकदमों के अलावा किसान की जान लेने का मुकदमा भी चलाया जाता है। हालांकि शिरातोरी अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि उसने वो जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाने के चक्कर में, यानी सेल्फ डिफेंस में, किसान की जान गई है। वो उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खेत में घुसा था। मगर अदालत में उसकी एक दलील नहीं सुनी जाती और इस क्राइम के लिए साल 1946 में उसे सजा ए मौत सुनाई जाती है और सपोरो की जेल में भेज दिया जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी उसके लिए खास सेल बनाई जाती है, जिसके दरवाजे मजबूत स्टील मटेरियल से बने हुए थे और खिड़कियां उसके सर के साइज से कई गुना छोटी थीं, ताकि अगर वो फ्रेम निकाल ले तब भी कोई फायदा ना हो, क्योंकि वो अपने शरीर का साइज तो छोटा बड़ा कर सकता था, लेकिन सर का साइज नहीं बदल सकता था। इसके अलावा 6 हथियारबंद गार्ड्स को हर वक्त उसके ऊपर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया। इस तरह उसे कड़ी निगरानी में रखा गया, लेकिन हथकड़ियां नहीं पहनाई गईं। वैसे भी उसे हथकड़ी पहनाने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि हथकड़ी खोलने में तो वो उस्ताद था। सपोरो जेल में आने के बाद शिरातोरी के साथ वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी एक अजीब हरकत जरूर गार्ड्स को खटक रही थी। दरअसल वो ज्यादातर समय अपनी सेल की छत को घूरता रहता था। गार्ड उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इस बार भी छत से भागने की कोशिश कर रहा है। सभी गार्ड बारी बारी उसकी सेल में छत खिड़कियों की जांच करते, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता और शिरातोरी का छत को घूरने का काम बढ़ता ही जा रहा था। मगर गार्ड फिर भी निश्चिंत थे, क्योंकि इस सेल की छत से भागना इम्पॉसिबल था। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और अब शिरातोरी एक नई आदत डालता है। वो क्या करता है कि अपना ज्यादातर समय सोने में गुजारता है। दिन हो या रात वो अपने बेड पर उल्टा पड़ा रहता। सुबह भी जल्दी नहीं उठता, जिस वजह से कई बार तो उसकी पिटाई भी की जाती, लेकिन वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहा था। अगले कई महीनों तक उसने ऐसा ही किया। उसकी उम्र अब लगभग 40 साल हो चुकी थी, तो गार्ड्स को लगा कि शायद उसकी उम्र ढल रही है, इसलिए वो इतनी देर तक सोता है। इनमें से कुछ गार्ड रहमदिल थे, इसलिए वो शिरातोरी के इतना सोने पर कुछ नहीं कहते और धीरे धीरे उस पर नजर रखनी भी कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये यहां से भागने की कोशिश नहीं करेगा और कुछ समय बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। तो इसलिए भी उन्होंने शिरातोरी से ज्यादा कुछ कहना बंद कर दिया और वो जैसा करता
वैसा करने देते। और फिर एक सुबह वो हुआ जिसे देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। शिरातोरी आज कुछ ज्यादा ही सो रहा था। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन वो उठा ही नहीं। कई बार आवाज लगाई गई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख एक गार्ड गुस्से से तिलमिला उठा और सेल के अंदर जाकर शिरातोरी की चादर हटा दी। पर चादर के नीचे पहले जेल ब्रेक की तरह सिर्फ तकिया था। शिरातोरी तो था ही नहीं। वो एक बार फिर जेल से फरार हो चुका था। ये देखकर गार्ड्स के तो होश फाख्ता हो गए। उन्होंने सेल के दरवाजे, खिड़की, छत, हर चीज को अच्छे से देखा मगर कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। तो फिर वो भागा कहां से? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए जब उन्होंने शिरातोरी के गद्दे को उठाया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल उसके जेल ब्रेक के इतिहास को देखते हुए उसकी हथकड़ियों से लेकर पूरी दीवार, खिड़कियां और छत को भी मजबूत बना दिया गया। लेकिन जमीन पर नजर मारना किसी को याद ही नहीं रहा। फर्श वैसे का वैसा ही था, नम और खुदाई के लिए तैयार। और इसी बात का फायदा शिरातोरी ने उठाया। उसने अपने बिस्तर के नीचे एक गहरी सुरंग खोद ली थी। दरअसल इस जेल ब्रेक की तैयारी भी उसने यहां आते ही शुरू कर दी थी। मगर उसे पता था कि इस बार जेल से भागना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पहले से टाइट कर दी गई है और सेल की मजबूती भी बढ़ा दी गई है। ऊपर से 6 के 6 गार्ड 24 घंटे उस पर नजर बनाए रखते थे। एक जाता तो दूसरा नजर रखता और दूसरा जाता तो तीसरा। दिन हो या रात हर वक्त वो गार्ड्स की निगरानी में था। ऐसे में कोई भी कदम भारी पड़ सकता था। इसलिए सबसे पहले तो उसने डिसाइड किया कि वो गार्ड्स का ध्यान भटकाएगा, जिसके लिए उसने सेल की छत को घूरना शुरू किया ताकि गार्ड्स को ऐसा लगे कि वो फिर से छत के सहारे भागने की कोशिश कर रहा है। और हुआ भी ऐसा ही। उन्हें वाकई में लगा कि शिरातोरी इस बार भी छत से भागने की कोशिश करेगा। उसने कई महीनों तक ऐसा किया और जब गार्ड्स को लगा कि इस बार वो नाकामयाब हो जाएगा तब उसने अपनी टेक्निक बदल दी और वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। पर यह भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। वो चाहता था कि गार्ड उसकी तरफ से बेपरवाह हो जाए और जब वो सुरंग खोदे तो उन्हें पता भी ना चले। हुआ भी ऐसा ही। उसका ज्यादा सोना गार्ड्स को बेफिक्र कर गया। इसलिए जैसे ही उनकी नजर बचती वो अपनी जगह पर तकिया रखता और खाना खाने वाले बाउल से खुदाई शुरू कर देता। महीनों की खुदाई के बाद आखिरकार उसने वो सुरंग तैयार कर ली और सापोरो जेल से भी भाग निकला। यहां से भागने के करीब 1 साल तक वो इधर उधर भटकता फिरा और फिर आया साल 1948 जब शिरातोरी पुलिस वालों से भागते भागते थक गया था। अब उसे शांति चाहिए थी और बची कुची जिंदगी वो चैन से जीना चाहता था। एक दिन वो एक पार्क की बेंच पर बैठा होता है। वहां अचानक से एक पुलिस वाला आता है, जिसे देख शिरातोरी थोड़ा घबरा जाता है। वो वहां से उठकर जाने की सोचता है, पर फिर उसे ख्याल आया कि कहीं पुलिस वाले को शक ना हो, इसलिए वो बेंच पर बैठा रहा। कुछ सेकंड्स बाद पुलिस वाले ने उसे एक सिगरेट ऑफर की। ये देख शिरातोरी दंग रह गया, क्योंकि उस वक्त सिगरेट बड़े लोग पिया करते थे और वो पुलिस वाला लग भी ऊंची रैंक का रहा था। फिर भी उसका अच्छा नेचर देखकर शिरातोरी का दिल भर आया और उसने अपना पूरा नाम बता दिया, जिसे सुनकर पुलिस वाला दंग रह गया। पर शिरातोरी ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, साथ ही ये भी बताया कि वो क्या चाहता है। पिछली बार उसने धोखा खाया था, लेकिन इस बार उसने जिस ऑफिसर को अपनी कहानी बताई वो ईमानदार निकला। उसने शिरातोरी से प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद करेगा और ऐसा किया भी। कुछ दिन बाद ही ऑफिसर ने उसे जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेश किया, जहां शिरातोरी ने अपने और बाकी कैदियों के साथ होने वाले बर्ताव के बारे में खुलकर बताया। जब इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि सापोरो में उस किसान की जान वाकई में अनइंटेंशनली गई थी। शिरातोरी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी हाथापाई में किसान को कुदाल लग गया। इसके अलावा वो जितनी बार भी जेल से भागा उसने कभी किसी गार्ड या किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो शांति से जेल से निकल जाता, जबकि गार्ड ना सिर्फ उसे बल्कि बाकी कैदियों को भी बेरहमी के साथ पीटते थे। इन सभी सबूतों को आधार मानते हुए शिरातोरी की फांसी की सजा को कैंसिल कर दिया गया और अब उसे सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई गई। शिरातोरी ने एक बार फिर टोक्यो की जेल में जाने की मांग की और इस बार उसकी ये मांग भी पूरी की गई। उसे टोक्यो की फुचू जेल में भेजा गया। हालांकि उसके जेल ब्रेक के इतिहास की वजह से कोर्ट ने इस बार भी सेल को मजबूत से मजबूत बनाने के आदेश दिए। साथ ही उस पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, टोक्यो में जेलों का माहौल अच्छा था। वहां कैदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव होता था। शिरातोरी के साथ भी किसी गार्ड ने बदतमीजी नहीं की। उसे बाकी कैदियों की तरह ही नॉर्मली ट्रीट किया गया। साथ ही
यहाँ का मौसम भी काफ़ी सही था। इसलिए शिरातोरी ने डिसाइड किया कि इस बार वो अपनी सज़ा पूरी करके निकलेगा। उसने जेल से भागने का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया। इतना ही नहीं, वो सबके साथ अच्छी तरह से रहने लगा। सुबह जल्दी उठता, सभी नियम मानता, समय से खाता, काम करता और समय से सो जाता। जेल में होने वाली हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता और यहाँ के गार्ड्स के साथ भी उसकी अच्छी बनने लगी थी। इसी तरह 13 साल गुजर जाते हैं और ये पहली बार था जब शिरातोरी किसी जेल में इतने लंबे समय तक टिका हो। अब साल आता है 1961 का। शिरातोरी के अच्छे बर्ताव को देखते हुए जेल अथॉरिटीज़ उसे पैरोल पर बाहर निकालने का फैसला करती हैं और उसकी पैरोल मंजूर भी हो जाती है। शिरातोरी की लाइफ में ये पहली बार था जब वो लीगल तरह से जेल से बाहर आया था और अब उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। वो बिंदास होकर घूमता है और अपने परिवार से मिलने का फैसला करता है और जैसे तैसे वहां पहुंच जाता है। उसे अपनी बीवी बच्चों से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। वो काफ़ी खुश था क्योंकि कई सालों बाद वो अपनी बीवी से मिलने वाला था। लेकिन यहाँ डेस्टिनी ने उसके साथ गेम खेला। जैसे ही वो घर पहुंचा, एक बुरी खबर ने उसका स्वागत किया। उसकी बीवी का देहांत कई महीनों पहले ही हो चुका था। ये सुनकर शिरातोरी को बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए भी ज्यादा था कि उसके आखिरी समय में वो उसके साथ नहीं था। लेकिन शिरातोरी की बेटी अभी भी जिंदा थी और अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। शिरातोरी ने तय किया कि वो अपनी बेटी के लिए जिएगा, खूब मेहनत करेगा और उसे हर खुशी देगा। इसलिए उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वो कभी साइट्स पर जाकर मजदूरी का काम करता तो कभी फूड और गुड सप्लाई का। मगर ढलती उम्र अब शिरातोरी को सता रही थी। वो 70 साल का हो चुका था और इस उम्र में ज्यादा काम करना उसके बस की बात नहीं थी। ऊपर से शरीर भी बीमारियों से घिरने लगा था। कभी शरीर में दर्द तो कभी दिल से जुड़ी बीमारियां उसे घेरने लगी थीं। मगर उसे तसल्ली थी कि वो अपनी बेटी के साथ है और खुश है। वहीं शिरातोरी की बेटी भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थी। मगर ये खुशी भी ज्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं और साल 1979 में 24 फरवरी को 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी जान चली जाती है। इस तरह शिरातोरी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। वो एक ऐसा कैदी था जिसे जेल में रोके रखने के लिए हर हथकंडा आजमाया गया, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया और शिरातोरी हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जापान में तो उसे हीरो की तरह माना जाता है, क्योंकि जापान की कानून व्यवस्था में जो सुधार आया वो कहीं ना कहीं शिरातोरी की वजह से ही आया था। अगर वो सरकार तक जेल में कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बात ना पहुंचाता तो शायद जेलों की हालत कभी सुधरती ही नहीं। उसकी जेल ब्रेक के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, साथ ही कई मूवीज भी बन चुकी हैं। इसके अलावा जिस तरह से मिसो सूप का इस्तेमाल करके उसने जेल की खिड़की और अपनी बेड़ियों को तोड़ा था, वो किस्सा तो पूरी दुनिया में खूब मशहूर हुआ। जापान में तो इस किस्से ने इतनी हाइप क्रिएट की कि जेल के जिस हिस्से से वो ये कांड करके भागा था, बाद में उसे म्यूजियम में बदल दिया गया और बाकायदा उसका भागते हुए स्टैच्यू बनाया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। कुल मिलाकर योशिए शिरातोरी एक आम कैदी नहीं था, बल्कि जेल से भागने की उसकी कला ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। आपको शिरातोरी की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और मज़ेदार कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।